video in which we'll be talking about state recognition. So स्टेट रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ? एक स्टेट को रिकग्नाइज करना. फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स पैलेस्तीन वाजपेयी जी कहते थे फिलिस्तीन. ये स्टेट है या नहीं है, ये प्रश्न हम सबके सामने आएगा. इसके लिए हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड्स, इम्पैक्ट, टाइप्स एंड डिफरेंट थ्योरीज विच इज़ इन्वॉल्व. राइट. सो स्टेट रिकग्निशन में दो पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, एक पार्टी है स्टेट which is to be recognized, and other are states which are willing to recognize. Whether state recognition is a political thing or is governed by international law will always be a question. Right? That question was answered through the Montevideo Convention. The Article 1 of Montevideo Convention states that the state as a person of international law should possess the following qualifications. Also guys, please watch the videos in 2x or 1.5x as you wish. मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि धीरे है. देखिए, मैं तेज़ पढ़ाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में. ठीक है, तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. Watch it on 1.5x, right, for your benefit. Right. Next. So Article 1 states that the state as a person of international law should possess the following qualifications. First is the population, territory, government and relations with foreign countries. Right. So there is no hierarchy in this model, but in Article 38 ICJ there was hierarchy. Right. इस 38 ICJ में क्या hierarchy थी आप लिखेंगे कमेंट्स में. मैंने hierarchy बनाई थी ऊपर से नीचे तक. GPL कहाँ आता है, ठीक है, ह्यूस कोजेंस कहाँ आता है, ठीक है, जूरिस्ट कहाँ आते हैं, ठीक है, कन्वेंशंस कहाँ आती हैं, और बताइए कस्टम्स कहाँ आते हैं, ये आप कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है. आर्टिकल 3 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का क्या कहता है हमें अब ये देखना है. द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिकग्निशन बाय अदर स्टेट्स. इवन देयर फॉर रिकग्निशन द स्टेट हैज़ अ राइट टू डिफेंड इट्स इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, ठीक है. इसकी जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, राइटिंग के लिए एग्जिस्टेंस जो है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिकग्निशन बाय अदर स्टेट्स. ठीक है, ध्यान रखिए, करे या ना करे, ये इसकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है कि अगर सरकार बन गई है, अगर लोग चाहते हैं तो ये स्टेट बनेगा ही, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस रहेगी. इवन बिफोर रिकग्निशन द स्टेट हैज़ अ राइट टू डिफेंड इट्स इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है. अब देखिए, मैं जो सर साहब के नोट्स हैं अभी आपको समझाते हैं हम कि मैनी थिंकर्स हैव लेबल्ड दैट द टॉपिक ऑफ स्टेट रिकग्निशन इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल and law has little or no role to play in it. Montevideo Convention of 1933 has broadly defined Article 1 as to the factors or condition which are required to categorize an entity as a state. Article 3 of the State Convention therefore clarifies that existence of the state is not dependent upon the recognition by other states. ठीक है.
right? Understand these things. मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन आर्टिकल 1 में ये कह रहा है पीटीसीजी। पीटीसीजी क्या होते हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। अगर ये है तो स्टेट इंटरनेशनली क्वालिफाइड है रिकग्नाइज होने के लिए। पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, पीटीसीजी नहीं है। गवर्नमेंट होनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ रिलेशंस भी होने चाहिए, राइट। सो 1933 में आर्टिकल 1 को डिफाइन, आर्टिकल 1 मैंने आपको बताया पीटीजीआर, ठीक है। उसमें कंडीशंस जो है मैंने आपको बताई। आर्टिकल 3 में यही बोला गया है कि एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो इंडिपेंडेंट होती है, जो मैंने यहाँ समझाई थी आपको, ठीक है। फ्रॉम द अबव टू आर्टिकल्स इट बिकम्स क्लियर दैट एन एंटिटी if it is desirous of claiming statehood should only fulfill criteria as laid out in article 1 and not depending on whether states recognized or not, ठीक है। हमें आर्टिकल 1 के हिसाब से चलना है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में, ठीक है। अगर पीटीजीआर है तो हम स्टेट को रिकग्नाइज करेंगे, स्टेट रिकग्नाइज होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, राइट। Then Article 4 of a UN Charter we have to check. Membership in UN is open to all other peace-loving states which accepts the obligations contained in the present charter. ठीक है। Para 2 states that the admission of any such state to membership in the UN will be affected by decision of GA in recommendation of the Security Council, ठीक है। देखिए, तो अगर कोई भी स्टेट बनता है तो स्टेट जब भी बनता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, स्टेट जब भी बनता है तो उसको यूएन की मेंबरशिप लेनी होती है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ पीस लविंग स्टेट्स ही ले सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि पीस लविंग तो बहुत सारे सेशन नहीं हैं जो पी और ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बट क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? हम यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, हमें लिखना है, बट स्टिल एक बहुत ही बड़ा लूप होल है कि पीस लविंग का मतलब क्या है, ये कौन बताएगा? बट आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है पीस लविंग स्टेट्स विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर। ऑब्लिगेशंस अगर जो प्रेजेंट चार्टर में लिखे गए हैं वो माने जाएंगे तो यूएन चार्टर में आप पेशकश ले सकते हैं। Para 2 states that the admission of any such state to membership in the UN will be affected by a decision of GA upon recommendation of SC, ठीक है। मेंबरशिप पहले होगी GA के थ्रू, पर रिकमेंडेशन कौन करेगा? SC करेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। यस, राइट। स्टेट रिकग्निशन पीटीजीआर हमने पढ़ लिया, ठीक है। इट इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल एक्ट और इंटरनेशनल लॉ, ये हमें क्वेश्चन कंसिडर करना था। आर्टिकल 3+1 हमने पढ़ा अभी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का, ठीक है। आप ये बताइएगा ग्रुप में इंसर्जेंसी और बेलिजेरेंसी में फ़र्क क्या होता है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। प्लीज़ इन सब चीज़ों को ना सीरियसली लीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं अभी तो बहुत, लेकिन प्लीज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम को एग्जिस्टेंशियली पढ़ें, ठीक है। मैं आपको इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा सारी, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं स्टेट्स के, ठीक है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये किसी भी टीचर ने मतलब भूल ही गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। ये मैंने सुना था, फिर मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, तब मुझे समझ आया कि डू स्टेट्स हैव द फंडामेंटल राइट्स टू बी रिकग्नाइज्ड और नॉट, ठीक है। तो हमें ना 2-4 चीज़ें एक साथ पढ़नी है इसमें कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का चार्टर है, ठीक है, जिसमें ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि देयर आर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स विच आर प्रेजेंट। देन देर इज़ द इंटरनेशनल लॉ कमीशन विच सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली। देखिए, अब GA क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरल असेंबली UN जनरल असेंबली है, ठीक है, ये UN की मेजर बॉडीज़ में से आती हैं। UN GA के भी बहुत सारे डिफरेंट
क्या कहते हैं, सब कमिटीज़ हैं, ठीक है। जीए लीगल है एक कमेटी, ठीक है, सोकम है, ठीक है, डाइसेक है, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे हम करते हैं, डिस्कशंस पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल हैपनिंग्स, ठीक है। एंड इट इज़ द मेजर वन ऑफ द मेजर बॉडीज़, सॉरी, वन ऑफ द मेजर बॉडीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जीए एंड यूएनएससी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द draft declaration on rights and duties of states. The report was on this, we have to remember that, right? First, there is a hierarchy here. First is the independence, sovereignty, equality and self preservation, that means to protect its own territory. अगर ये कर सकता है कोई स्टेट तो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ये एक फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, हम ये कह सकते हैं. सो देर इज़ अ वेक्स्ड इन इंटरनेशनल लॉ एज टू वेदर स्टेट्स हैव फंडामेंटल राइट्स. वेक्स्ड मतलब विडम्बना है, विडम्बना है, डम्बना, ब की स्पेलिंग मैं उल्टी लिख रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, पार्डन माई हिंदी, लेकिन मैं भूल चुका हूँ. विडम्बना मुझे याद नहीं आ रही, आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में. बट यार, सो विडम्बना ये है कि इंटरनेशनल लॉ के पास फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है. ठीक है, अब हम आते हैं to be recognized or not, even though there is no convention per se which will help answer this question. However, conjoint reading of Charter of OAS and ILC's draft declaration on rights and duties of states, जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, one may assert that as when an entity fulfills the criteria of statehood, it enjoys the right to be recognized. ठीक है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो रिकग्नाइज नहीं किए गए हैं, इवन दो इनके पास PTGR है. ठीक है, अब स्टेट रिकग्निशन की थ्योरीज हैं. पहली तो थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड द सेकंड इज द डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी. एज पर द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, as per this theory, irrespective of whether an entity fulfills condition of statehood under Article 1 of Montevideo Convention, it is only through the act of recognition by other states that statehood is created. The effect of the above is that for an entity to come under the umbrella of international law, it has to rely upon other states' recognition. Most of the proponents of this theory argue that unless and until entity concerned is recognized by other states, it will not be considered as an international legal person. IL will take no notice of such entity. This theory, however, does not answer as to the nature of the recognition which it seeks, whether it wants universal or partial recognition. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में कभी क्या कहना जा रहा है. इन कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, irrespective of Article 1 of Montevideo Convention, if the state needs to be recognized, there should be agreement plus recognition by other states. अगर कोई और स्टेट रिकग्नाइज नहीं करेगा तो एक रिकग्नाइज स्टेट माना ही नहीं जाएगा. ठीक है, ये कौन सी थ्योरी कह रही है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी. देन देयर इज द डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी, राइट. ये आर्टिकल
3 का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम पढ़ लेते हैं पहले. The entity is still a legal person before recognition, but the political existence of the state is independent of recognition by the states. Even before recognition, the state has to right to defend. ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है. No need to, you can revise this, right? So this article disagrees with constitutive theory that we have to see, right? Article 3 यहाँ माना नहीं गया, right? So then is the declaratory theory. As regards declaratory theory is concerned, recognition by other states does not grant statehood. It only declares what has already been achieved. This runs contrary to constitutive theory. Article 3 of Montevideo Convention supports declaratory theory. Understood? Now we have to see one of the thinkers' observation here. ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. ठीक है, ये बहुत ईजी था. अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आर्टिकल 3 जो मैंने पढ़ा है वो ज़रूर देखिए फिर से. लाउटरपैक्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, ही आर्ग्यूड that once the conditions of statehood is compiled by an entity, then in that case there is an obligation or duty upon the states to recognize such entity. ठीक है, अगर statehood, so for recognition of state, for recognition, if all conditions are satisfied, then there is an obligation to recognize the state. Understood? There are a few judgments which we have to read right now. First is the judgment of Yugoslavia Arbitration Commission, right? It is by the Economical Aid Committee, which is under the European Union. There were two opinions, right? The act of declaration is purely declaratory, and the main opinion of the judges, right, or the arbitrators here, was that the act of recognition is a discretionary act subject to the imperatives of international law. So here the Arbitration Commission tried to state that it is a discretionary act subject to state recognition, it is political act, and you have to follow the basic principle of international law. वही जो हमने इतनी देर पहले बात करी है ना, वही इस जजमेंट में बताने की कोशिश करी जा रही है. ठीक है, एंड दो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों. Difference between recognition of state versus recognition of government. So form of government and the duration of government does not matter and does not affect the statehood in any manner. ठीक है, गवर्नमेंट देखिए, सरकार और स्टेट में बहुत फ़र्क होता है. कुछ ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं जो स्टेट ना हो लेकिन वहाँ सरकार हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है. ठीक है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट हो लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो. फॉर एग्जांपल म्यांमार, जहाँ एक मिलिट्री कू लगा हुआ है. कू, राइट. Recognition of an entity as a state will affect its legal personality, whereas recognition of a government affects the status of administrative authority. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करी है और यहाँ पे एडमिन अथॉरिटी का मेजर डिफरेंस क्रिएट हो गया है. एडमिन डिफरेंस है and not the state itself. Understood? There are a few doctrines of state practices which we will see in the next video. I hope you liked the video till now. It is a very interesting topic, and don't forget to like, share and subscribe, and do tell me if you need anything else, any comments which I should, in the prospects in which I should be better enough to deliver this content to you all guys. Thank you.